भूमि की तलाश थी। 7 महीने पहले मई महीने में हमने इस खेत को खरीदी किया। ये खेत खरीदी करते समय इसकी ज़मीन की उर्वरकता ये बहुत ही कम थी। वो उर्वरकता हमारे लिए एक चैलेंज था। पहले वर्ष से नेचुरल फार्मिंग मुनाफे में नहीं जाती, इस बात को हमें नकारना था। तो उस दृष्टि से हमने इस नए फार्म पे काम चालू किया और मई महीने में एक फार्म लिया। फार्म लेते बराबर हमने पहले तो यहाँ पे हमारे जो श्रम शक्ति है उसको रहने की व्यवस्था की, बाद में उनके लिए रोड बनाए और फिर हमने खेती का काम आरंभ किया। और अब देखते देखते ये खेती 7 महीने के बाद की हम जो देखने जा रहे हैं वो अब यहाँ से हम वो खेती को देखेंगे कि 7 महीने में हमने क्या किया है। ये कितना बल है हमारी कृषि में जो अपनी पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक पर आधारित हो। स्वदेशी तकनीक, पर्यावरणीय तकनीक, वो स्वदेशी के साथ पर्यावरणीय तकनीक अगर हो तो हम बहुत कुछ इसमें सामने अर्जित कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। अब हम लोग 7 महीने में इसका चित्र कैसा दिख रहा है ये देखेंगे। 7 महीने पहले जब हमने खेत लिया तो मैंने जाना कि कृषि के सामने समस्याएं हैं। वो समस्याओं को समझ के मैंने यहाँ पे पूरी प्लानिंग की। इस खेती में एक भी पेड़ नहीं था। यहाँ पे मैंने अभी कई पेड़ों का निर्माण किया है। मेरे सामने सबसे बड़ी समस्या थी कि इंसानी जो ज़रूरत है या सजीवों की जो ज़रूरत है, अनाज, पानी, हवा, वो तीनों दिक्कतें यहाँ दिखाई दी मुझे। तो वो दिक्कतों को हमने समझा कि अनाज हमें मिट्टी से मिलता है, तो मिट्टी हमारी ताकत है, दूसरी ताकत पानी है। तो मुख्य आज 2 ही बातों पे हम बात करेंगे, मिट्टी और पानी पे। हमने यहाँ पे मिट्टी और पानी और पर्यावरण, तीसरी बात हमने यहाँ पर्यावरण का निर्माण करने का काम आरंभ किया। पहली बात, हमने यहाँ की मिट्टी को जब देखा तो उसमें सजीवता बिल्कुल भी नहीं थी। आते बरोबर पहले मैंने इस भूमि को हाथ जोड़ा, क्योंकि ये इसको मैंने माँ कहा है। तो ये माँ, तू अगर कमज़ोर है तो पहले तेरे ओर ही मैं ध्यान दूंगा। तो मैंने मेरे माँ के लिए पहले 3 टन गोबर खाद दी पूरे खेत में, क्योंकि वो मेरी माँ की ज़रूरत थी। मैं उसमें कोई कटौती नहीं करना चाहता था। मुझे पता है मैं माँ को देने लगूंगा तो उसके फिर देने का कोई पार नहीं रहेगा। तो मैंने माँ के लिए 3 टन गोबर खाद दी। पूरा क्रॉप प्लानिंग ऐसा बनाया कि एक फसल, मैंने माँ से कहा, माँ एक फसल तेरे लिए है और दूसरी फसल फिर आप मुझे दोगी। तो मेरे माँ से ये करार हुआ कि पहले मैं माँ की सेहत की बात करूँगा। मैंने उस हिसाब से इस पूरे खेत में आप देख रहे हो अभी ये 7 महीने के अंदर का चित्र है। माँ के साथ संबंधों का जब निर्वाह हुआ मेरा, तो वो संबंधों के आधार पे ये माँ इतना अधिक दे रही है मुझे कि मेरे उम्मीद से दुगना। तो पहली फसल मैंने यहाँ पे पूरे खेत में मूंग की फसल ली, तुअर ली, तुअर के इसमें भी पूरा मूंग का फसल लिया। तुअर में एरोग्रीन डाला, तो एरोग्रीन में 6 किलो द्विदल, 3 किलो एक दल और 1 किलो तेल बीज ऐसे मिला के तुअर में डाले। उसके बहुत बड़े पैमाने पे वो बायोमास हुआ। यानी पहले तो मैंने माँ के लिए गोबर खाद दी, बाद में माँ के लिए मैंने बहुतायत ऐसे फसल चुने कि पहले साल में उसकी फर्टिलिटी, उर्वरकता बढ़े, तो वो माँ की उर्वरकता बढ़ाने का काम किया। इस तरह से मैंने माँ के साथ अपने प्रेम पूर्वक संबंध रखे। अब माँ इतने पे तो बलशाली, उसके करोड़ों जीव हैं, बच्चे हैं, तो वो उनको नहीं मारना ये भी तय किया कि मैं मेरे माँ के किसी भी जीव को नहीं मारूंगा, क्योंकि ये जब इनका पोषण होने लगता है तब सभी का पोषण होता है। तो मैंने यहाँ पे बड़े पैमाने पे संजीवक का, जो एक हम गाय के गोबर से बनाते हैं, वो संजीवक का यहाँ पे सप्लाई किया। वो संजीवक देने की वजह से बहुत बड़े पैमाने पे जीवाणुओं की संख्या बढ़ी, जीवों की संख्या बढ़ी। वो जीवों ने भी मेरी ज़मीन को उर्वरक बनाने का काम किया। अब ये मेरा संबंध था माँ के साथ। दूसरा संबंध, जब माँ के साथ संबंध है उतना ही संबंध मेरे प्रेम पूर्वक बर्ताव है पानी के साथ। इस खेत का पानी मैंने 100% खेत में रोक लेने का ये तय किया है कि 1 वर्ष के अंदर मैं इस खेत में से एक बूंद बह के नहीं जाएगी, ऐसी पूरी प्लानिंग कर लूँगा। तो दूसरा हमने काम किया पानी का, और तीसरा काम यहाँ पे किया हमने पर्यावरण का। धीरे धीरे हम लोगों ने यहाँ पे बड़े पैमाने पे यहाँ पे काफ़ी पेड़ लगाए हैं। पेड़ों का शास्त्र हमें समझ गया था। पहले मैं दूसरे देहात में काम करता था, वहाँ से मुझे तकनीक समझ में आई कि पेड़ों की तकनीक क्या होनी चाहिए। तो पूर्व पश्चिम अगर हम पेड़ लगाते हैं तो हमारे फसलों के ऊपर उसका छाव का इफेक्ट भी नहीं होता है और दीवारें तैयार हो जाती है। वो दीवारें हमारी खेती का तापमान भी रोकती है और हमारे जो जीव जीवाणु हैं उनके लिए एक पोषक वातावरण बनता है, तो उनकी तादाद बढ़ती है।
इस तरह से मैंने तीसरा काम पर्यावरण का किया। पर्यावरण का काम करते समय मुझे ये समझ में आया कि जब मैं कभी पेड़ों के बारे में सोचा करता था, तब मैंने सोचा था कि मेरे खेत में पेड़ होने चाहिए। पेड़ होने चाहिए तो मैंने कहा कि मेरी ज़रूरत कितनी है, तो मेरी ज़रूरत मुझे लगी कि 4.5 किलो ऑक्सीजन की है। तो एक 5 साल का पेड़ मुझे ये अपनी आवश्यकता पूरी करके दे सकता है, तो मैंने एक पेड़ लगाया। अब एक पेड़ लगाया तब मुझे ख्याल आया कि नहीं इतने में तो बात नहीं बनेगी, मेरा अपना परिवार है, उनके लिए भी मुझे पेड़ चाहिए। फिर मैंने उनके लिए, जब मेरे परिवार में मैंने देखा कि 10 सदस्य है, तो मैंने वो 10 सदस्यों के नाम से और 10 पेड़ लगाए। फिर ख्याल आया कि नहीं इतने में तो मेरा परिवार नहीं हुआ पूरा, मेरा परिवार तो यहाँ पे काम करने वाले लोग हैं, वो सारे जो लोग काम कर रहे हैं, जो हमें पूरे अभी सारे चित्र में दिखाई देगा, तो यहाँ काम करने वालों की तादाद 25 है। तो भाई 10 तो मेरे परिवार के हुए, 25 तो ये हुए। फिर ख्याल आया नहीं इतने पे काम नहीं बनेगा, 25 पेड़ से भी काम नहीं बनेगा, क्योंकि ये तो हमारे 25 लोगों की आवश्यकता की पूर्तता हुई। तब मुझे ख्याल आया कि नहीं, मेरे यहाँ बैल है, मेरे यहाँ कुत्ते हैं, मेरे यहाँ बिल्लियाँ हैं, उनको भी ऑक्सीजन लगेगा। तब मैंने उनके भी नाम के पेड़ लगाए, 25 से संख्या उनकी दुगनी कर दी 50। फिर ख्याल आया कि नहीं परिवार तो मेरा छोटा नहीं है, मेरे परिवार में तो जीव जंतु से लेके तो मेरी फसलें सबको ऑक्सीजन लगता है। तब मैंने उनकी संख्या 200 कर दी कि नहीं, ये 200 पेड़ होंगे तब हमारी सबकी आवश्यकताओं की पूर्तता होगी। हम लोग अगर पर्यावरण को इस दृष्टि से सोचने लगेंगे, तब समाज का काम बनता है कि वो पर्यावरण के साथ क्यों जुड़ना चाहिए, कृषि के साथ समाज ने क्यों जुड़ना चाहिए, ये बात हमें समझ में आएगी। अब बात यह है कि ये सब काम जब मैंने तो कर लिया, लेकिन मेरे सारे देश के किसानों के सामने क्या समस्या है जो वो नहीं जान पा रहे हैं, वो बात को मुझे पहले थोड़ा रखना होगा। मेरे देश के सामने, किसानों के सामने कुछ जानते हैं, कुछ नहीं जानते। जानते हैं वो बदल रहे हैं, नहीं जानते वो इस माध्यम से समझेंगे इस बात को। तो हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या है रासायनिक खाद की, रासायनिक खेती की। जो रासायनिक खेती ने हमारे पूरे संपूर्ण हमारी जो ताकत है वो ताकतों को तोड़ दिया है। तो ये एक पूरी तरह से एक विदेशी कंपनियां द्वारा नियंत्रित व्यवस्था है ये, यानी खाद भी वो देंगे, बीज भी वो देंगे, जहर भी वो देंगे, सारे वो देंगे तब हमारी खेती होगी। यानी हम तो गुलामी में जी रहे हैं। जो इस आज़ादी की खेती को नहीं समझ सकेंगे उनके लिए ये बात है कि वो आज़ादी की खेती की बात को समझे। तो उससे हो क्या रहा है, रासायनिक खाद के इस्तेमाल से, जहर के इस्तेमाल से 1960 के बाद जितना भी हमने इसका इस्तेमाल किया, उसके इस्तेमाल के वजह से हमने करोड़ों जीव जो प्रतिदिन 1 एकड़ में उत्पत्ति और मृत्यु होती है, वो पूरी श्रृंखला तोड़ दी। अगर 1960 से उसका डाटा तैयार किया जाए तो आपको पता चलेगा कि इन जीवों की डेड बॉडियों से हमें 1960 से आज तक कितने बड़े पैमाने पर एनपीके न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हो सकता था। वो लॉस हमारा हुआ इन विदेशी कंपनियों के तकनीकों के वजह से। तो हमें ये बात को समझना है कि वो डाटा अगर कलेक्ट किया जाए 60 से आज तक का करोड़ों जीवों की डेड बॉडियाँ पूरे देश की अगर गिनी जाए तो हमने कितना बड़ा एनपीके न्यूट्रिएंट्स खोया है। लेकिन यही एनपीके न्यूट्रिएंट्स हमें वो कंपनियां दे रही है और उसका इस्तेमाल करके हमारा अपना तंत्र ये पूरी तरह से नष्ट हो गया। ये बात को हमको समझना है। तो केमिकल फार्मिंग क्यों बंद करनी है? इसलिए बंद करनी है कि हमारे यहाँ नेचुरल तरीके से जो खाद की निर्मित होती है वो पूरी तरह से बंद हो चुकी है। उसको जागृत करने के लिए हमें परिवर्तन की ज़रूरत है। अब केमिकल का इस्तेमाल किया, मैंने केमिकल का खाद का इस्तेमाल किया, जहर का इस्तेमाल किया, इसका परिणाम ये हुआ कि मेरे यहाँ जो मैं उपज निकालता हूँ वो पूरी जहरी है। वो जहरी मैं मेरे सारे समाज को, तो मेरा देश कैसे शक्तिशाली होगा जो सारा देश मेरा जहर खा रहा है? तो मैं नहीं मानता कि मेरा देश शक्तिशाली हो रहा है। मैं देख रहा हूँ, मैं ट्रेन में आ रहा था तो 30 साल के बच्चे को अटैक आ गया। मैं देखता हूं कि 4 साल के 5 साल के बच्चों को कैंसर हो रहा है। ये कितनी बड़ी बीमारियां हम इन तकनीकों से फैला रहे हैं, उन कंपनियों के पेट भर रहे हैं और हमारे यहाँ सारे लोग एक अपना स्वास्थ्य को नाश कर रहे हैं। तो लोगों का स्वास्थ्य यानी सारे जीव गए, पर्यावरण का धोखा देखिए कितना हुआ, सारे जीव गए, सारा हमारे यहाँ का स्वास्थ्य गया। इसीलिए अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने जीवों के लिए हमें परिवर्तन की बहुत ज़रूरत है। लेकिन इसके विज्ञान को सरलता से कैसा समझा जाए, ये बात हम कुछ ही दिनों में
बहुत अलग अलग जगहों पर प्रयोग करके आप लोगों तक पतंजलि योग पीठ के माध्यम से हम लोग इसको फैलाने का काम करेंगे, तो वो स्वदेशी पर्यावरणीय खेती के नाम से सारे काम होंगे। हम लोगों ने दूसरा काम ये किया कि जब रासायनिक खेती को अपनाया तो उत्पादन बढ़ाने को ही अपना लक्ष्य समझ लिया। वो उत्पादन बढ़ाने के चक्कर में सारे देश के खेत के पेड़ों को हमने काट के नष्ट कर दिया। वो पेड़ नष्ट कर दिया, एक तरफ तापमान बढ़ रहा है, दूसरे तरफ पेड़ नष्ट हो रहे हैं खेती के। तो हम लोगों ने इसके विज्ञान को नहीं समझा, पेड़ों का विज्ञान क्या है। जब हम पेड़ों का विज्ञान समझ लेंगे तब हमें लगेगा कि हमने कितनी अपूरणीय क्षति की है कृषि में, पेड़ों को काट कर। कुछ लोग कहते हैं पेड़ होने की वजह से उसके नीचे फसल नहीं आती। वो पेड़ उत्पाद बढ़ाने का क्या तरीका अपनाता है, उसके विज्ञान को हमने नहीं समझा, उसके विज्ञान की बात हम नहीं करते। हमने सिर्फ जमीन के, हमने पैदावार बढ़ाने को एक सर्वोत्तम कृषि समझ लिया। नहीं, सर्वोत्तम कृषि होती है सर्वांगीण विकास से। जब समग्र विचार आता है कृषि में तब सही कृषि कहलाती है वो। तो हमने पेड़ों को अभी विनाश किया। अब पेड़ नष्ट हुए, हमारे पक्षी नष्ट हुए, पेड़ नष्ट हुए तो पक्षी नष्ट हुए, उनके घर नष्ट हुए। तो पक्षियों का एक बड़ा अहम रोल कृषि में था, वो भी पूरी तरह से नष्ट हो गया। आज लोग कहते हैं कि पक्षियों की वजह से तो कृषि में नुकसान होता है। अरे आप लोगों ने उनके खाने की चीज नहीं छोड़ी। वो उनकी उपजीविका, जो पक्षियों की उपजीविका होती है, वो हमारे यहाँ के कीटों से होती है। लेकिन हमने तो कीट सारे जहर से मार डाले। वो भूखे हैं, तब भूखा पेट तो कुछ न कुछ खाएगा, तब आपके खेतों की फसलें खाते हैं। खा के वो भी जहरीली फसल खाते हैं तो तड़पता हुआ मरता है। हमारी संवेदनाएं लुप्त हो गई है। वो मरता हुआ देखते हैं तो हम लोग कहते हैं अच्छा हुआ मर गया, ये मेरे खेत का नुकसान कर रहा था। ये नहीं सोचा कि वो मेरी खेत की फसल क्यों खा रहा है, क्योंकि मैंने वो विदेशी तकनीकों को अपना के जहर से हमने सारे उनके भोजन को समाप्त कर दिया। तब वो बेचारे तड़पते हुए नहीं दिखाई देंगे या भी हमारे नष्ट हुए। यानी पेड़ भी गए, पक्षी भी गए, मानवीय स्वास्थ्य भी गया, मानवीय स्वास्थ्य भी गया, पक्षी भी गए, पेड़ भी गए, जमीन के अंदर के जीव जीवाणु भी गए, सारे गए। किसके लिए किया मैंने? मेरी उपज बढ़े। यानी हमारे देश के किसान ने ये सोच के काम किया कि हमारी उपज बढ़े। तो उपज के हालात ये है कि मैं भी पहले केमिकल फार्मिंग करता था। एक समय था मैं कॉटन, उस समय में 75 से 86 तक 1 एकड़ में केमिकल फार्मिंग में 12 क्विंटल प्रति एकड़ कपास उगाता था। वो कपास का उपज धीरे धीरे घट्टे 3 क्विंटल पे आ गया। उसी तरह मेरे अनाजों की भी उपज, ये घट्टे 20 क्विंटल ज्वार लेता था, वो घट्टे 60 क्विंटल पे आ गई। सब्जियों के उपज कई निकलने बंद हो गए। जैसे हमने कद्दू लगाया तो कद्दू 15 दिन का हुआ तो उस पर येलो मोज़ेक आ जाता था। तो धीरे धीरे उसका कद्दू का भी उपज जो 15 टन था वो घट्टे वो हमारे यहाँ 5 क्विंटल होना दुर्भर हो गया। टमाटे का इधर हमने बुआई की, उसका बीज डाला, उसका रोपा पूरा रोग में है, तो टमाटे की भी उपज आशातीत घट गई। तो इस तरह से जिसके लिए मैंने सारा ये विध्वंस किया, जो उपज बढ़ाने के लिए, वो उपज भी मेरी नष्ट हो गई। अब वो उपज के साथ मेरे यहाँ का पानी भी नष्ट हो गया, क्योंकि करोड़ों जीव जमीनों में छेद करते थे, वो छेदों से पानी जमीन के अंदर जाता था। वो पानी जाना भी बंद हो गया, उसके साथ पानी ऊपरी सतह से बह जा रहा है, क्योंकि सारे जीव नष्ट हो गए। तो ऊपर की ऊपरी सतह से पानी बह रहा है, जमीन में पानी लॉक हो रहा है, यानी फसलें खराब कर रहा है। तो पानी भी बह गया, पानी के साथ मिट्टी भी गई, पानी भी गया, मिट्टी भी गई। यानी मैंने पानी को भी खोया, मिट्टी बह के जा रही है, वो मिट्टी भी खो दी। तो मेरी अपनी ताकत, जो दोनों ताकत थी, वो ऐसे भी बर्बाद हो रही है। तो मेरी मिट्टी भी गई, पानी भी गई, लेकिन जिस उपज बढ़ाने के लिए काम कर रहा था वो उपज भी धीरे धीरे समाप्त हो गई। इस तरह से सारे समाप्त हो गई। लेकिन मुझे ये समझ में आया कि मेरी ताकत जो है, वो मेरी ताकत मिट्टी में है, पानी में है और बीजों में है। तो मैंने इनसे प्यार किया कि ये तीनों से हमने प्यार करना चाहिए, तीनों के साथ अपने संबंध होने चाहिए। वो संबंधों का आधार बना के फिर मैंने यहाँ पे 7 महीने पहले वो संबंधों के आधार पे खेती का काम प्रारंभ किया। तो देखते देखते मैंने यहाँ पे कमिटमेंट किया, क्योंकि मुझे इसकी ताकत का भरोसा हो गया था। तो मेरा ये 10 एकड़ का खेत है, 10 एकड़ का खेत मैंने किराए पे लिया, ऐसा 20 एकड़। 20 एकड़ में मैं 10 परिवारों का पोषण कर रहा हूँ। 9 परिवार मेरे खेत में उलट नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है, वो नत्र का स्थिरीकरण हो जाता है। इस तरह से पहली फसल से भी नत्र का स्थिरीकरण हुआ, बायोमास मिला, उसमें का घास वो भी पूरा जमीन में मिला दिया। उसके बाद में मैंने पहले मेथी ली, मूंग लिया, फिर मेथी ली, तीसरी फसल अभी गेहूं लगा रहा है। ये गेहूं के आप कलर देख रहे हो, तो मैंने इसमें कभी कोई भी खाद बाहर से इस्तेमाल नहीं की। सारा नेचुरल तरीके से ये गेहूं का मैंने पूरा नियोजन किया है। ये गेहूं में आज मेरा बीज अपना है, मूंग का बीज मेरा अपना था,
मेथी का बीज मेरा अपना था, ये गेहूं का बीज मेरा अपना है, तो सारे बीज मेरे अपने हैं। मेरी यानी एक स्वदेशी तकनीक है ये तकनीकों के आधार पर मैंने बीज अपने बनाए। लेकिन खाद की भी मेरी अपनी स्वदेशी तकनीक है, वो तकनीकों के आधार पर मैंने अपना खाद तैयार किया। वो खाद तैयार किया तो अब ये फसल मैं माँ से मांग रहा हूँ कि माँ अब ये फसल मुझे दे। तो ये प्रति एकड़ कम से कम 15 क्विंटल से मुझे कम गेहूं कम कभी हुआ ही नहीं, क्योंकि मेरे संबंधों के आधार पर ये गेहूं की उपज तय है। मैंने ये गेहूं को 15 क्विंटल का उपज मैंने लक्ष्य निर्धारित किया है। उसके लिए मैंने इसमें हमने भूमि को उर्वरक बनाने के लिए गो संजीवक तैयार किया है। वो गो संजीवक में 30 किलो 100 किलोलीटर पानी में 30 किलो गाय का गोबर, 3 लीटर गोमूत्र और आधा किलो गुड़, ये 100 लीटर पानी का घोल बनाते हैं और 1000 लीटर मैंने इसमें वो गो संजीवक का घोल दिया है। सिर्फ मैंने अपनी गायों का स्वदेशी खाद बना के वही खाद इसको इस्तेमाल किया है। वो खाद के आधार पर आज मुझे 15 क्विंटल बिना कोई खर्च किए, श्रम के अलावा मुझे कोई खर्च करना नहीं पड़ा। इसके लगाने की भी एक तकनीक है, वो तकनीकों की चर्चाएं हम बाद में करेंगे। तो वो तकनीकों से मैंने इसमें ऐसे हमारे यहाँ एक औजार बना है, वो औजार से आड़ी लाइनों में हाथ से बोया है इसको और बाद में पानी छोड़ दिया है, तो उसका प्लांट पॉपुलेशन सेट हुआ। प्रति एकड़ 22 किलो गेहूं मैंने बोया है और 15 क्विंटल की उपज होगी। अब अर्थशास्त्र की बात करें, हम हर जगह पैसे की बात करते हैं, हम लोग तो प्यार की बात करते हैं, लेकिन पैसे के बिना कोई मानता नहीं। तो अब मैं इसका अर्थशास्त्र बताता हूँ आपको। मुझे पहली फसल से 2 क्विंटल मूंग हुआ, 4000 रुपये क्विंटल से बेचा, 8000 रुपये मूंग से प्राप्त हुए। दूसरी फसल मैंने यहाँ मेथी की लगाई, मैंने अक्टूबर में मेथी लगाई, 5 अक्टूबर को लगाई, उपज कम हुई। नवंबर में लगाते हैं, दिसंबर में लगाते हैं तो 40 क्विंटल मिलती है। अक्टूबर की उपज कम मिलती है लेकिन दाम बहुत अधिक मिलते हैं। मुझे 20 क्विंटल उपज हुई गेहूँ उसकी मेथी की। अब 20 क्विंटल की उपज हुई, मैंने 30 रुपया किलो से पूरी मेरी बाजार में मेथी वो बिकी। अब 30 रुपया किलो, यानी पैसा नेचुरल फार्मिंग अगर ज्ञान से करते हैं तो पैसा अपने आप आता है। आप प्यार कीजिए, पैसा अपने आप आता है। तो 20 क्विंटल मेथी से 30 रुपये के हिसाब से 60,000 रुपये मुझे मेथी से मिले। खर्च उतना ही आया 10,000 रुपया। 10,000 रुपया मेरा खर्च में निकल गया, 50,000 रुपया नेट प्रॉफिट उसमें बचा। मूंग में 4,000 खर्च हुआ तो 4,000 उसमें बिचा, 54,000 ये बिका। ये अब गेहूं 15 क्विंटल होगा। मेरे पास इतनी डिमांड है, आज लोग जहर खाने से त्रस्त हो गए हैं, तो गेहूं की डिमांड है मेरे पास 50 क्विंटल की, लेकिन मैं उगा पा रहा हूँ 15 क्विंटल, क्योंकि मुझे 1 एकड़ ही लगाना है गेहूं, इसलिए मैंने 1 एकड़ 15 क्विंटल लगाया। लेकिन उन लोगों की डिमांड है कि उन्होंने दाम तय कर रखे हैं, मैंने तय नहीं किया। वो 30 रुपये किलो से मेरा पूरा गेहूं घर से ले जाते हैं। अब 45,000 का गेहूं, इसमें 10,000 रुपया ज़्यादा से ज़्यादा हमारा श्रम का पूरा निकालने का, ज़मीन तैयार करने का, पानी, ये सारा खर्च नीत कर ले, 10,000 अगर मैंने उसमें से निकाल दिए तो भी मुझे आज मेरा गेहूं स्वदेशी तकनीक से बना है, इसलिए 30 रुपये में मांग रहे हैं लोग। वो गेहूं की इतनी मांग है कि मैं सप्लाई नहीं कर पा रहा हूं उनको। अब वो गेहूं 30 रुपये किलो से 15 क्विंटल के 45,000, 10,000 कर लूँ, उसमें से अगर निकाल दूँ तो 35,000 रुपया नेट प्रॉफिट हुआ। एक तरफ 54,000 और एक तरफ ये 35,000। अब 54 और 35 अगर हम देखते हैं तो वो 90,000 रुपया मुझे नेट प्रॉफिट। यही मैंने जब से भूमि ली है, उस भूमि में इस आधार पे मैंने चैलेंज किया है कि मैं 9 कुटुंबों का पोषण इस 10 एकड़ में कर सकता हूँ। वो 10 एकड़ में पोषण करने के लिए हमने पहले भी एक प्लानिंग कर ली। हम बहुत जिद्दी लोग हैं, हम लोग अपने मेहनत पे हमें भरोसा है, अपने ज्ञान पे भरोसा है। तो मैंने ये 2 एकड़ केले लगाए थे। ये 2 एकड़ केले में मैंने बहुत बड़े पैमाने पे स्वदेशी खाद तैयार किया। वो कैसा किया, हम वहाँ जाएंगे जब मैं आपको दिखाऊंगा। तो वो केले में मैंने ये टारगेट बनाया है कि वो 2 एकड़ से ही हमारे 10 परिवारों का पोषण होगा, बाकी तो सारा मुनाफे में रहेगा। लेकिन मैंने इसके साथ समाज को क्या दिया, उस समाज को शुद्ध आहार दिया, समाज को मैंने पर्यावरण दिया, क्योंकि मैंने यहाँ पे बहुत बड़े पैमाने पे पेड़ों का प्लानिंग किया है। वो करीब 200 पेड़ लगाए हैं यहाँ पे। वो पेड़ों की भी एक तकनीक है, पूर्व पश्चिम पेड़ होने चाहिए। पूर्व पश्चिम पेड़ों को मैंने एक कतार में लिया है। जैसे आप ये मुझे एक नेचुरल लाइन मिली है रोड रास्ते की, तो ये रास्ते की जैसी कतार जा रही है पूर्व पश्चिम, ऐसी कतारें हमारे हर 100 मीटर में हमारे खेत में पेड़ों की कतार होनी चाहिए। वो पेड़ों की कतार होगी तो हमारी उपज भी बढ़ेगी, पर्यावरण भी तैयार होगा। तो मैंने दूसरा काम किया, समाज को जो अमूल्य चीज दी है वो हवा दी है।
तो हमारी इंसान की नहीं, सजीवों की जरूरत जो है एक अनाज और एक हवा, वो पूर्तता की। अब मैंने जब ये फार्मिंग की तो तीसरी मेरी अपनी ताकत थी पानी की। मैंने पूरा कंटूर पे मूंग बोया था और उसको लॉकिंग सिस्टम से बोया था, तो मैंने बारिश का आने वाला पानी 100% खेत का खेत में ही रोक लिया था। इस तरह से वो पानी मेरे यहाँ करोड़ों जीव जो पैदा हुए वो जीवों ने छेद किए। तब मेरी एक स्टडी है कि हम लोग जो हमने अभ्यास किया तो वो अभ्यास में हमने पाया कि जब नेचुरल फार्मिंग होने लगती है, इस तरह से पूरे सब कुछ जीने का अधिकार देते हैं, तो करोड़ों छेद जमीन में होने लगते हैं प्रति एकड़। वो छेदों से पानी का रिसाव जमीन के अंदर होता है। वो पानी का रिसाव जब जमीन के अंदर हुआ तो वो पानी ग्राउंड वाटर टेबल में कन्वर्ट होता है। उसका अनुपात होता है 40% बारिश का पानी नेचुरल फार्मिंग से ही जमीन के अंदर जाता है। बाकी तकनीकें हमने विकसित की है, कंटूर फार्मिंग विकसित की है, एक 80-80 फीट के ऊपर ट्रेंचिंग तैयार करके वो ट्रेंच में पानी रोकने की तकनीक विकसित की है। इस तरह से हमने वो पानी को भी रोका। इस तरह से हम लोग पानी की चर्चा बाद में करेंगे, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे उपज, पर्यावरणीय उपज कैसे कैसे ली ये अभी हम देख। आजा 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 आजा। हाँ, ये देखिए, मैंने कीट नियंत्रण की बात की, लेकिन हमारे खेती के सामने जंगली जानवरों की भी समस्या है। हम लोगों ने इनसे प्यार किया। देखिए, हर घटक, मैंने जब खेत लिया तब पेड़ों के ऊपर 200 के करीब बंदर थे। मैंने कहा इतने बंदरों के बीच में मेरी खेती कैसे होगी, लेकिन मुझे पता था नेचर में सारी व्यवस्थाएं हैं। मैंने इनसे प्यार किया। ये मेरे यहाँ 3 कुत्ते थे और 2 कुत्तियाँ थी, उनको लाया यहाँ पे। उन लोगों ने एक भी बंदर को, जंगली सुअर को खेत में नहीं आने दिया। इस तरह से इनसे प्यार किया मैंने, तो आज मुझे अपने खेत की उपज बढ़ाने में ये सहायक हो रहा है। वो कोई बंदर को नीचे, ये तो कहते हैं बंदर तेरा काम ऊपर है, तू ऊपर के पत्ते खा, ऊपर के फल खा, नीचे का हक हमारा है। इस तरह से इन्होंने हमारा हक दिलवाया है। तो आप ये नेचर के सारे विज्ञान को समझो कि नेचर में ही सारा निहित है। इस तरह से इन्होंने मुझे अपनी बहुत बड़ी एक सहायता की मेरे कृषि के उत्पाद बढ़ाने में। इसी तरह ये मैं जब इनके इस्तेमाल से भी जब खेती करता हूँ कि इनसे जब मैंने प्रेमपूर्ण संबंध रखे, तो इनके गोबर से गो संजीवक बनता है। गो संजीवक के साथ ही मेरे खेत में जब जुताई इनसे होती है तो उसमें वजन नहीं गिरता। वजन नहीं गिरा तो मेरे जीव जीवाणु नष्ट नहीं होते। वजन नहीं गिरा तो जमीन ऐसे कॉम्पैक्ट नहीं होती, घट्ट नहीं हुई तो मेरी उपज बढ़ती है। इस तरह से जमीन हमेशा पोली रहती है इनके द्वारा हल चलाने से, इनके द्वारा बखर चलाने से। तो कृषि में हम लोग उनके व्यापार के साथ जुड़ गए। ट्रैक्टर उनका, हार्वेस्टर उनका, सारा उनका, ताकि हमारे एक खेत से निकल गई तो जो बड़े पैमाने पे गोबर खाद मिलती थी हमको, इनसे गो संजीवक मिलता था, वो नष्ट हो गया। ये सिर्फ बारीकियों को, इनके विज्ञानों को हमको समझने की जरूरत है। बोलता हूँ, अभी देखिए सारा इतना सुंदर दिख रहा है। वो पंछी को देखिए आपने, उसने चोंच में कीड़ा अटका रखा है। वो देखो जल्दी, वो देखो वो कीड़े, ये सारे कीट खाने का काम कर रहे हैं। देखिए कितना बड़ा कीट उसने पकड़ रखा है। तो यहाँ पे पक्षियों की तादाद मेरे यहाँ हजारों में, और जब हजारों पक्षी हैं तो उन रोजाना वो 200 से ज्यादा कीट खा के नष्ट करते हैं। इस तरह से नेचर का एक बैलेंस है कि कीट ने थोड़ी बहुत मेरी फसल खाई, उन्होंने कीट को खाया, विष्टा के स्वरूप में वो नीचे जमीन पे गिरा। तब ये विज्ञान को हम समझ लेते हैं, तब फसलें ऐसी लहराती दिखती है हमें, और वो हमें शक्तिशाली बनाती है। कि हम लोग अगर ज्ञान से इस कृषि को अपनाएं तो हमें उपज की कोई कमी नहीं रहती। नेचर का हर घटक, आपने ऑन किया तो मेरे को बताना। हमने देखिए, अब मैंने कहा कि हर जीवों से हमने प्रेम करना चाहिए। वो जीवों से हम प्रेम करेंगे तो वो हमसे प्रेम करेंगे, उनके प्रेम से हमारी इकोनॉमी बनेगी। यानी ये प्रेम की इकोनॉमी है। ये इकोनॉमी कभी टूटेगी नहीं, इसकी जीडीपी हमेशा बढ़ते रहेगी। अब हम लोगों ने यहाँ पे देखिए, पहले मैंने कहा कि हमने मूंग की फसल ली, दूसरी फसल मेथी की लेने का, तीसरी फसल हमने धनिया की ली। धनिया इसलिए लेते हैं कि ये पर्यावरणीय फसल है हमारी। इसके ऊपर, ये धनिया के ऊपर करोड़ों मधुमक्खियां पनपती है प्रति एकड़। वो अभी आपने ये सब मधुमक्खियां देखी, ये सब मधुमक्खियां ये फैल रही है, तो इनका भी एक दिनचर्या होती है। अभी हम 5 बजे बात कर रहे हैं शाम के,
ये 5 बजे से अपने घर लौटना आरंभ हो जाता है। लेकिन सुबह ये पंक्चुअल है कि 6 बजे इनका कार्य आरंभ हो जाता है। शाम को 4 बजे तक ये यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में आपको मधुमक्खियाँ दिखेगी। ये मधुमक्खियाँ, अब मैंने पहली फसल ली माँ के लिए, दूसरी मेथी की फसल ली माँ के लिए, पैसा तो मुझे उसमें से भी मिला, इसमें से भी मिला, तो मेजर पहला प्लानिंग वही किया, तो मेथी से भी पैसा मिला। लेकिन तीसरा प्लानिंग किया पर्यावरणीय प्लानिंग। मैंने यहाँ पे, जैसे वहाँ हमने गेहूं देखा, मैंने यहाँ पे धनिया लगाया। धनिये में मैंने देखा कि इसमें करोड़ों मधुमक्खियाँ पैदा होती है। तब मैंने यहाँ जो चना लगाया है उसकी उपज बढ़ेगी, मेरे यहाँ जो मैंने फल लगाए हैं उनकी उपज बढ़ेगी, मेरे यहाँ जो गेहूं है उसकी उपज बढ़ेगी। तो सारी फसलों की उपज, मुझे मेरी टमाटर की उपज बढ़ेगी, मेरी बैंगन की उपज बढ़ेगी। तो ये मधुमक्खियाँ सहायक होगी मेरे उपज बढ़ाने में। इस तरह से एक एक फसल के चक्र को हम समझे, वो फसल पे आकर्षित होने वाले जीवों को समझे, वही साइंस है नेचर का। वो साइंस अगर हम समझते चले गए तो बड़ी सरल है। हमारी स्वदेशी खेती बहुत सरल है लेकिन बहुत विकासात्मक है। इस तरह से हमने तीसरी फसल यहाँ पे धनिये की ली। ये धनिये की खासियत आपको बताऊं, ये बीज मेरा अपना है, यानी अपनी ताकत है मेरी ये बीज की। मैंने ये धनिये में से पहले हरा धनिया बेचा। हरा धनिया मेरा 50 क्विंटल प्रति एकड़ मैंने इसमें का हरा धनिया बेचा। 10 रुपया किलो से बेचा उसको। 50,000 रुपया धनिये में हुआ मेरा। अगर उसमें 15,000 रुपया मेरा खर्च हुआ, क्योंकि मजदूरी का खर्च बढ़ा तो 35,000 रुपये नेट प्रॉफिट उसमें से मिले। लेकिन अब ये फसल में खर्चा कम है, लेकिन मुझे प्रति एकड़ 5 क्विंटल इसका बीज मिलेगा। ये जो अभी आप देख रहे हो, ये इतना क्वालिटी का और इतना गहरा सुगंध है इसमें कि ये 5 क्विंटल बीज मिलेगा। ये 5 क्विंटल बीज, मेरा बीज आज से ही बुकिंग है पूरा 80 रुपया किलो से, क्योंकि ये पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक से अपनाया गया है। लोगों की भारी मांग है। निकलते बराबर पूरा बीज मेरा समाप्त हो जाता है। 80 रुपया किलो अगर 5 क्विंटल हुआ तो मुझे 40,000 रुपये इससे मिले। इसमें मुझे कोई कमीशन नहीं देना पड़ता, कोई ज़्यादा खर्च नहीं आता है। ज़्यादा से ज़्यादा 5,000 रुपये का पूरा हार्वेस्टिंग का, उसका निकालने का प्रति एकड़ का खर्च आता है। 5,000 उसमें से अगर मैंने माइनस कर दिए तो 40 में से 5 गए तो 35,000 रुपये मेरी। तो मैं माँ से 30 मांगता हूँ और माँ मुझे हर फसल में अपनी लालच से ज़्यादा देती है। तब हमने माँ के संबंधों की बात समझनी चाहिए कि माँ से मेरे बर्ताव जितने प्रेम पूर्वक होंगे और मैं अपने ज्ञान से फसलों का चयन करूँगा तो उपज अपने आप बढ़ते जाएगी। इस तरह से ये जब पूरा इसका जो ये सारा आप देख रहे हो, ये बीज जब हम ले लेंगे तो इसका बायोमास, पूरा बायोमास यहीं फैला देंगे। यानी इसका बीज ले लिया और इसका पूरा बायोमास जब सूख जाएगा तो बैलों के पैर से चूरा हो जाता है, इसको फैला देंगे पूरा। इस तरह से आप ये देखिए कि इतना पूरा बायोमास फिर जमीन में मिलेगा। ये करोड़ों जीव जीवाणुओं का बारिश में भोजन होगा। ये जो सूखा बायोमास है जब भूमि में मिल जाएगा, अब इसके बाद मुझे गोबर खाद डालने की जरूरत नहीं। हमेशा के लिए सारे जीव ही मेरे लिए खाद पैदा करते रहेंगे। इसलिए मुझे सिर्फ प्रारंभ में ही खर्च करना पड़ा गोबर खाद का। अब हमेशा ये बायोमास से ही खाद मिलते रहेगा बड़े पैमाने पे। अभी ये गेहूं देख रहे हो आप, ये गेहूं का सारा मुझे उपज मिल जाएगी। अगर मैंने जानवरों को दिया तो गोबर के रूप में मुझे वापस मिलेगा, नहीं तो यहीं फैला दूंगा उसको अगर मुझे जरूरत नहीं है तो। इस तरह से हम इसी भूमि, यही भूमि हमें देती है, हम भूमि को देते हैं, तो ये संबंध बनता है। एक मेक के संबंधों का वो आधार होता है। जैसा पहला वर्ष है, मैं कहता हूँ कि माँ तू ले, जैसा मैं कहता हूँ माँ तू ले, तो माँ कहती है बेटा तू ले। यानी हम लोगों में होड़ लगी है कौन किसको ज्यादा देगा। माँ मुझे कहती है कि तू ज्यादा ले, मैं कहता हूँ माँ तू ज्यादा ले, क्योंकि मुझे कम चाहिए। माँ बोलती मुझे भी कम चाहिए। हम दोनों भी एक में कुछ ज्यादा देने लगते हैं, तब हमारी अपनी इकोनॉमी बनती है। अब देखिए ये चना मैं माँ से मांग रहा हूँ, माँ मुझे 5 क्विंटल मिला प्रति एकड़, तो मैं बहुत समाधानी हूँ। इसके ऊपर मेरी लालच नहीं है। तो माँ कहती है नहीं, तू मेरी ऐसी सेवा करते रहेगा तो 3 साल बाद 5 क्विंटल नहीं, मैं तुझे 20 क्विंटल दूंगी। क्योंकि माँ के साथ हमने संबंध जो रखे, उसके साथ ज्ञान का इस्तेमाल किया। एक तो हमने इसको देखिए आप पूरा कंटूर पे लगाया है। कंटूर पे लगाने से लाभ ये होता है कि कंटूर से उपज क्यों बढ़ती है। एक तो कंटूर में पूरा एक यूनिफॉर्म पानी मिलता है। यूनिफॉर्म पानी मिला तो यूनिफॉर्म उसकी फसल की यूनिफॉर्म साइज होगी। पानी पूरी समान मात्रा में मिलने से उसकी उपज भी समान होती है। तब उसकी उपज, अगर हम पारंपरिक तरीके से करें और 1% का भी ढाल हो तो हम पानी वहां से छोड़ते हैं तो नीचे ज्यादा जमा हो जाता है, ऊपर कम हो जाता है, अनबैलेंस पानी होता है। इसमें बैलेंस पानी होता है।
ये बैलेंस पानी की वजह से। अब इसमें हम लोग आगे क्या करेंगे, हम लोग जब भी चना बोएंगे तब ये जो रो आप देख रहे हो, ये रो में पूरा गन्ना लगेगा। यानी मैंने इसको 3 पानी दिया, वो 3 पानी में ही ये गन्ना ऊपर आ जाएगा, और वो ही पानी की वजह से। लेकिन वो गन्ना जब मैं ये चना लगाऊंगा और इसका बायोमास फिर से इसमें इसकी पत्तियां गिरेगी, तो वो गन्ने की क्वालिटी बनेगी। इस तरह से मुझे चने की भी उपज मिलेगी और गन्ने की भी उपज मिलेगी। तो अगले वर्ष से हम लोग वो भी प्लानिंग इसमें करने जा रहे हैं कि चने के साथ गन्ना लिया जाए। उसी तरह हम प्याज के साथ गन्ना, धनिया के साथ गन्ना, कंटूर प्रणाली से गन्ने की उपज, सिर्फ वो ही तकनीक विकसित कर ली हमने। वो अपनी स्वदेशी तकनीक है, हम लोगों ने उसे बनाया है, हम लोगों ने उसे किया है। तो हम लोगों ने ही बनाया है, हम लोगों ने किया है। एक सिर्फ थोड़ा सा हम ज्ञान का उपयोग करें तो वो तकनीक से हम केले की भी उपज बढ़ा सकते हैं, गन्ने की भी उपज बढ़ा सकते हैं, और भी फलों की भी उपज बढ़ा सकते हैं, सूखी खेती की उपज बढ़ा सकते हैं। तो वो तकनीकें हमारे लिए उपज बढ़ाने में बड़ी सहायक होगी। यानी माँ के साथ संबंधों के साथ अपने ज्ञान का हम इस्तेमाल करते हैं तो उपज बढ़ने लगती है। चना लंबा लिए, यहाँ पे मैंने कहा कि पहला वर्ष हमारा पूरा मूंग और तुअर इसी में था। मूंग और तुअर के बाद हमने यहाँ पे मूंग के बाद हमने यहाँ भी मेथी मेजर लिया हमने। यहाँ भी मेथी की फसल ली, मेथी और धनिया, ये 2 मेजर लिया, क्योंकि पहला हमारा संबंधों की बात थी। अब देखिए वहाँ हमने गेहूँ भी देखा, चना भी देखा, अब हम प्याज पे आ रहे हैं। प्याज के बाद हम टमाटर, बैंगन ये भी देखेंगे। हम लोगों ने प्याज की एक तकनीक विकसित की है कि ये बीज जो है हम लोग डायरेक्ट डालते हैं, इसको हम हरा प्याज बेचते हैं। हरा प्याज हमको प्रति एकड़, यही नैसर्गिक खेती में, हमारी स्वदेशी खेती में 200 से 300 क्विंटल तक इसकी प्रति एकड़ उपज मिलती है हमको। अब आप देखिए 5 रुपए किलो के भी अगर दाम मिले तो खर्च ज़्यादा होगा, पैसा कम मिलेगा, तो 50। लेकिन ये प्याज हमेशा हमारी जो एक प्लानिंग होती है कि हम लोग इसको अक्टूबर में लगाते हैं तो वो 10 रुपया किलो बिकती है, नवंबर में लगाते हैं तो वो 6 रुपया 7 रुपया किलो बिकती है, दिसंबर में जाती है वो प्याज 5 रुपये किलो बिकती है। तो एवरेज में हमको 7 रुपये किलो से कम एवरेज नहीं छूटता इसका। 7 रुपये किलो से 200 कुंटल प्याज नेचुरल फार्मिंग में, स्वदेशी खेती में हम लोग 200 कुंटल यानी 1,40,000 रुपये की उपज होती है। इसमें 30% खर्चा बढ़ जाता है हमारा, तो 40,000 खर्च में गया। तो पहली फसल मैंने मूंग की ली, दूसरी फसल मैंने मेथी की ली, तीसरी प्याज की फसल ली। तो वो प्याज की फसल से ही मुझे इतनी आमदनी इस तकनीक से होती है, क्योंकि ये प्याज जब मेरी मार्केट में जाती है तो सबसे सुपर क्वालिटी बन के जाती है। जब सुपर क्वालिटी मेथी जाती है, सुपर क्वालिटी धनिया बन के जाता है, सुपर क्वालिटी इसकी बन के जाती है। तो ये मुझे ये फसल से 1,00,000 रुपया इससे मिला। माँ से मैं 30,000 मांगता हूँ और माँ देती है 1,00,000 रुपया। यानी हमारा तो अभी 7 महीने में ही इतने प्रेम में संबंध हो गए कि मैं माँ को बोलता हूँ माँ तू ले, माँ बोलती है बेटा तू ज़्यादा ले। यानी सबको एक में कुछ ज़्यादा देने की प्रवृत्तियाँ जब तक हमारी विकसित नहीं होगी, अपनी कृषि नहीं पनपेगी। केमिकल फार्मिंग में, रासायनिक खेती में, विदेशी तकनीक में क्या है, सारा निचोड़ने का काम। जीवों को मारो, पेड़ों को काटो, पक्षियों को नष्ट करो, सबको नष्ट करो, और मिट्टी की भी सजीवता नष्ट कर दो। तो उसमें सारा नष्ट करने, इसमें सारा निर्माण है। इसलिए ये काम दूसरा, हम बात करते हैं गांधी विचारों की, तो निर्माण से ही हमारा निर्माण होगा। तो हम लोग इसको हर पहलू से, इसका हर चीज़ का निर्माण होता है, तब हमारी इकोनॉमी बनती है। ये इकोनॉमी हमें शक्तिशाली बनाएगी, ये अनाज हमारे देश के नागरिकों को शक्तिशाली बनाएगा। इस तरह से ये तकनीक किसी भी कीमत पे कमज़ोर नहीं है। इसके विज्ञान को समझ के इसको अपनाने की ज़रूरत है। इसका विज्ञान क्या है, तो इसका विज्ञान एक शब्द में अगर कहूँ तो प्रेम पूर्वक संबंध सृष्टि के साथ। बस ये बात अगर हमने समझ ली तो सारा काम बन जाएगा। में गन्ना बोते हैं तो
वो इसी में मैंने कहा कि इसी में वो गन्ना अगर बोते हैं तो इसी के पानी से यहाँ गन्ना तैयार हो जाएगा। ये गन्ना अगर उसने जॉइंट लाइन में लगाया तो गन्ने की उपज, ये जॉइंट 2 लाइन लगा दी तो ये दूरी 2 लाइनों की 3.5 फीट होगी। इसको छोड़ देना है, फिर इसमें फिर बाद में आपको लोबिया लगा देना है। इस तरह से वो गन्ना भी अगर हम इस तरह से लेते हैं तो गन्ने की भी उपज मिलती है और इनकी भी उपज मिलती है हमें। इसमें हम कई प्रकार के प्रयोग कर सकते हैं। हाँ बेटा सकरा, अभी मैं आवाज चालू करता हूँ। जैसे मैंने अभी हमने बात भूमि की, अब हम बात कर रहे हैं पानी की। हम लोगों ने 100% थाम लिया है कि इस वर्ष के अंत तक जून से जो बारिश होगी वो 100% अभी इसी साल रोक ली, लेकिन अब पूरी तरह से उसको क्रियान्वित करने जा रहे हैं, उसका पूरा मॉडल बना दे। दूसरी ताकत पानी की है, तो एक तो नेचुरल फार्मिंग से जीवों के छेद से पानी जमीन के अंदर जाना है, लेकिन 40% पानी से हमारे समाज की जरूरतें पूरी नहीं होगी। आने वाले कल में पैदा होंगे, इसके ऊपर अभी हम चर्चा नहीं करते, हम सिर्फ रोकने पे चर्चा करते हैं कि हमने पानी को कैसा रोका। तो हम लोगों ने पहले तो एक ये ट्रेंच बनाई पूरी। ये खेत की मेरी आखिरी छोर है, यह आखिरी छोर के ऊपर मैं ये करने जा रहा हूँ कि ये अभी हमने इसको 3 फीट गहरी ली है, यानी वो जमीन से ये 3 फीट गहरा है, लेकिन अब इसको क्या करेंगे हम, यहाँ से 80 फीट तक ये 6 फीट गहरा हो जाएगा और फिर 10 फीट का ये जो है ये लॉकिंग रहेगा, यानी 10 फीट इसको यहाँ गहरी नहीं करेंगे। तो ऐसे 80 फीट तक ये 6 फीट गहरी हो जाएगी और 10 फीट तक इसका लॉकिंग रहेगा। ये लॉकिंग 3 फीट, यानी अगर कल बहुत हैवी रेन होता है तो वो पानी यहाँ से आके ऐसा निकल के वो बाहर ही निकल सकता है। लेकिन नेचुरल फार्मिंग होगी तो वो जो हम ट्रेंच बनाएंगे 80 फीट लंबी और 6 फीट गहरी, वो पानी खेत का पूरा उसी में निहित हो जाएगा, वो पानी वहां से बह के नहीं जाएगा। इस तरह से हम एक तो ये तकनीक से पानी को रोकेंगे, दूसरी हमने ग्रिड लॉकिंग तकनीक से पानी को रोका है और हमने एक कंटूर बंड फार्मिंग के तहत पानी को रोका है। इस तरह से हम लोगों ने 100% खेत का पानी खेत में रोका है। ये पानी जिस दिन अगर हम सब किसान रोकने लग जाएंगे, सीख जाएंगे, तो हमारी जमीन की उर्वरकता बढ़ेगी, लेकिन हमारी बिजली की मांग भी कम हो जाएगी, क्योंकि जमीन की नमी ये टूटेगी नहीं आपकी जमीन की, और आपको जमीन के अंदर का पानी भी निकालने की जरूरत कम होगी। इस तरह से हम लोग जो जमीन के अंदर पानी डालेंगे तो ग्राउंड वाटर टेबल ऊंची आएगी। तो एक खतरा हमारे खेती के सामने है, बढ़ता हुआ तापमान ऊपरी, लेकिन दूसरा खतरा जमीन की अंदरूनी तापमान, पानी का जो लेवल है वो नीचे जाने की वजह से बढ़ रहा है। तो वो भी एक तापमान नियंत्रण में आएगा जब अगर हम लोग इन तकनीकों को, ये स्वदेशी तकनीकों को विकसित करेंगे। तो ये तभी होगा जब हम स्वदेशी पर्यावरणीय खेती का एक अपना तरीका बनाएंगे, वो तरीके से हम खेती करेंगे तो ही बचेंगे। नहीं तो आने वाले कल में आपको पानी बेहद महंगा खरीदना होगा, आपके ऊपर नियंत्रण होगा, आप पानी अपने मन मर्जी से नहीं ले सकोगे। लेकिन आपने पानी अगर रोक लिया, सारे देश के किसानों ने इन तकनीकों को अपनाया, तो कोई बंधन नहीं होगा, मन चाहा पानी हर किसान के पास होगा। वो पानी से हम बहुत कुछ शक्ति अपनी पैदा कर सकेंगे। हमारी भूमि को शक्तिशाली बनाने में हवा एक सहायक होगी। हवा कहाँ से मिलेगी? पेड़ों से। तो पेड़ जब तक कृषि में नहीं होंगे तब तक हमारी कृषि शक्तिशाली नहीं होगी। तो पेड़ों के प्लानिंग, ऐसे पर्यावरणीय प्लानिंग करें हम कि उससे, जैसा हम एक पर्यावरणीय विचार करके हम लोग अगर उसका प्लानिंग करते हैं तो उसमें हर तरह के पेड़ हमारे खेत में होने चाहिए, हर तरह के पेड़। तो वो पेड़ों से क्या लाभ होगा? मैंने कहा कि एक धनिये से मधुमक्खियां ये करोड़ों की तादाद में पैदा होती है, लेकिन इनको 12 महीने भोजन कहाँ से मिलेगा? तो मैं नीम लगाऊंगा, उसके फूल बनेंगे, वो फूलों पे मधुमक्खियां पनपेंगी। जामुन लगाऊंगा, जामुन के फूलों पे मधुमक्खियां पनपेगी। इस तरह से मधुमक्खियां 12 महीने अपना डेरा खेत में जमाए रखेगी। तो ये इस एक पर्यावरणीय व्यवस्था होगी। इसको इकोलॉजिकल बैलेंस जब तक हम नहीं बनाएंगे तब तक बात नहीं बनने वाली। तो मैंने उसके साथ इकोलॉजिकल बैलेंस के साथ मैंने पेड़ों का निर्माण किया। आप देखो, लास्ट में मैंने पीपल लगाया, फिर उसके बीच में जामुन है, फिर नीम है, बाद में ये अमरूद है, फिर आम है, फिर मैंने यहाँ लगाया फनस का झाड़। आप देखते चलिए, अलग अलग प्रजातियां। अब 2 की दूरी 50 फीट है, उसके बीच में मैंने नींबू लगा दिया, इसके बीच में 2 के बीच में कहीं सीताफल लगा दिया। अब ये नीम है, ये फिर फनस का झाड़ है। बड़ा प्यार करते हैं इनको। 7 महीने में मैंने इनको बच्चे जैसा पाला है, इनसे बहुत प्रेम किया, इनको कभी कोई तकलीफ नहीं होने दी, इनको पानी की दिक्कत नहीं होने दिया, इनके खान पान की कमी नहीं हुई। आज ये इनको मैं पाल रहा हूँ, कल ये मुझे पालेंगे। इस तरह से हम लोगों ने विभिन्न प्रजातियों के एक पेड़ लगाते लगाते कई प्रजातियां लगाई। यानी यहाँ
हमने पीपल भी लगाया, यहाँ हमने आम भी लगाया, यहाँ हमने नीम भी लगाया, यहाँ हमने फनस भी लगाया, यहाँ हमने इमली भी लगाई, यहाँ हम इस तरह से अलग अलग प्रजातियों की एक पूरी बॉर्डर बना दी। तो एक बॉर्डर मुझे नेचुरल मिली रोड साइड की, तो वो एक पूरी बॉर्डर मिलने के बाद दूसरे 100 मीटर पे मैंने ये एक बॉर्डर बनाई। बीच में उत्तर दक्षिण में 4 से 5 पेड़ लगाए हैं। इस तरह से पूरे खेत को मैंने 200 से ऊपर 10 एकड़ में 200 के करीब पेड़ों को पाट दिया है। मैंने कमाने की बात उनको बाद में कही, ये बात मैं आप लोगों के सामने रखूंगा पानी का विषय आने के बाद। तो मैंने यहाँ पे विभिन्न प्रजातियों के ये सारे पेड़ निर्माण किए। अब इनसे मैं प्रेम करता हूँ, इनसे किया हुआ प्रेम कल ये मुझसे जब प्रेम करने लगेंगे तो मुझे हवा भी देंगे, मुझे आमदनी भी देंगे। अब ये फनस का पेड़ है, एक पेड़ से कम 5,000 रुपए की इससे उपज प्राप्त की जा सकती है। ये फनस का पेड़ हमारे यहाँ 5-5 हजार रुपए के इसके फल बेचते हैं किसान लोग। यानी हम लोग इसके ऊपर जामुन भी पैसा देगा, आम भी पैसा देगा। 2 के बीच में मैंने नींबू लगाया है, वो नींबू भी पैसा देगा। इस तरह से पूरी एक ये श्रृंखला बन जाएगी पेड़ों की। अब देखिए ये इसके बीच में फिर यहाँ पे नींबू है, मैंने कुछ नहीं किया। अब इसमें ये नरगा हो गया है, नरगा हो गया, इसमें हम कील ठोक देंगे। कील ठोक दिया तो उसका ये लिंग परिवर्तन हो जाएगा। तो नेचुरल तरीके से भी इसमें हम परिवर्तन कर सकते हैं। लेकिन अभी ये इसको सुरक्षा दे रहा है। गर्मियों में यही पपीते का पेड़ इसको सुरक्षा देगा, ये पेड़ को। बाकी के पेड़ों के आजू बाजू में मक्का लगा दूंगा, वो मक्का बड़े होंगे। तो इस तरह से पहले ये बच्चे हैं, इनको हमें बड़ा करना है। एक बार ये 2 वर्ष के हो गए तो फिर ये हमें पालने लगते हैं, हमको इनको पालने की जरूरत नहीं है। ये देखिए, ये मैंने 2 एकड़ से मैंने कहा कि 20 एकड़ में हम 10 परिवारों का, लेकिन मैंने जब पूरा ज्ञान से इसका प्लानिंग किया तब मुझे ऐसा लगा कि 2 एकड़ से ही मेरे 10 परिवारों का पोषण होगा। मैंने ये केले लगाए, तब मैंने ये प्लानिंग किया कि अपनी जिद से इसको प्रति पेड़ 20 किलो की उपज कम से कम एक पेड़ से मुझे होना चाहिए। एक पेड़ से जब उपज होगी तो मेरे यहाँ 10 आदमी यहाँ काम कर रहे हैं, तो उनका पोषण मैंने गणित लगाया तो ये 2 एकड़ से ही पूरा हो रहा है हम लोगों का। मैंने हर परिवार से कमिटमेंट किया है कि आपको 70,000 रुपया एक परिवार में मैं दूंगा। यानी 9 परिवार है, 6,30,000 रुपये उनको देना है। मेरी अपनी आवश्यकता है, तो सबकी मिला के 9 से 10 लाख की हमारी आवश्यकता है। 2 एकड़ से हम पूरा करने जा रहे हैं। इसका वो पूरा होने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे पहले तो 3 ट्राली गोबर खाद डाली। गोबर खाद पे ही नहीं रुके हम लोगों ने, जब केले लगाए तो केले में ही हमने ऐसा एरोग्रीन डाला। वो एरोग्रीन में आड़ी लाइनों में एक प्रति एकड़ 15 किलो बीज, 6 किलो द्विदल, 3 किलो एक दल और 1 किलो तेल बीज, ये सारा ऐसा मिश्रण करके 15 किलो बीज 1 एकड़ में हमने बोया। उसका लाभ ये हुआ कि उसका जब इतना हो गया, वो केले भी इतने हो गए थे, वो मल्चिंग भी इतना, वो एरोग्रीन भी इतना ही हो गया था। फिर उसको काट के हमने यही भूमि पे फैला दिया। वो सारा मल्चिंग आज खाद में कन्वर्ट होके आज ये केले की साइज बन गई है। ये केला मैं जो उम्मीद कर रहा हूँ 20 किलो, तो माँ कहेगी नहीं तू इतना ये कर रहा है तो 20 से तो कम नहीं दूंगी मुझे। और इसका केला अगर आप जनवरी में जून जुलाई में देखोगे तो आपको 20 किलो से ज्यादा के फल मिलेंगे। इसमें एक दाना भी हमने कहीं केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया है। 100% हमने नेचुरल तरीके से इस केले को उपज ली है। अब उपज ली तो हम मार्केटिंग की भी बात सोचे कि 2 एकड़ से हमारे 10 परिवारों का पोषण कैसे होगा। तो एक पौध कम से कम 20 किलो का फल देगा। मैं अगर बाजार में देता हूँ तो 100 रुपए मिलेंगे मुझे एक पेड़ से। 100 के ऊपर वो कमीशन वाले बनने नहीं देंगे। लेकिन यही केला मैंने अगर बाजार में बेचा तो ये एक केला 20 किलो का 30 रुपए के हिसाब से केमिकल का बिकता है। उसके हिसाब से भी मैं नेचुरल केला बेचूं तो मेरा 20 किलो का 600 रुपया बनता है। मैंने 1700 पौध लगाए हैं इसमें। अभी आप ये पूरे अंदर देख रहे हो 1700 पौध है। ये 1700 पौध, इसमें से 200 पौध अगर नहीं भी जमे, 1500 पौध जमे तो 600 रुपए के हिसाब से 9 लाख रुपए मुझे 1 एकड़ में, मैंने 2 एकड़ में केला लगाया है, तो 1 एकड़ से ही मेरी आवश्यकताएं पूरी हो रही है। 1 एकड़ में का मैं खर्च में निकाल दूं। तो इस तरह से हम अगर ज्ञान से करते हैं हर काम को, तो अपनी स्वदेशी खेती की तकनीक ये निर्माण के साथ अर्थव्यवस्था अपने आप जनती है। यानी ये प्रेम में से ही इकोनॉमी है। मैंने कहा कि मैं इनसे पेड़ों से बहुत प्रेम करता हूँ। विभिन्न प्रजातियों के यहाँ 200 पेड़ लगाए, लेकिन पेड़ों के साथ सुख दुख बांटना भी सीख लिया है। मैं जब बहुत खुशी में होता हूँ तब मैं इन पेड़ों को आलिंगन दे देता हूँ। बहुत खुशी होती है मुझे तब इनसे आलिंगन दे देता हूँ। कुछ
तकलीफ हुई तो भी मैं इनसे मांगता हूँ तकलीफ का निवारण, तो मुझे मिल जाता है। तो ये बात है, प्रेम से हम इस विज्ञान को समझे कि ये कितना बड़ा विज्ञान है, इनसे हम प्यार करते हैं तो तब बात समझ में आए। समाज को जुड़ना होगा। किसान के यहाँ पेड़ लगा दे, वो अपनी कमाई का आधा प्रतिशत हिस्सा सहभागिता बढ़ाए कृषि में, कि मेरे नाम से पेड़ लगा दे। भैया मैं तो खेती नहीं कर सकता लेकिन मेरी आय हो रही है, मैं तुझे इतनी दूर दूंगा, 10 पेड़ तू जिंदा रखेगा तो 10,000 रुपये सालाना मैं तुझे दूंगा। ऐसी सहभागिता रखोगे तो आपके परिवार को शुद्ध हवा मिलेगी। आपके उनके यहाँ का अनाज आप खरीदोगे तो आपको शुद्ध अनाज मिलते रहेगा। आपके बच्चों को आप उनसे मांग कीजिए, आप उनसे मांग करोगे तो उनको बाजार जगह पे मिल जाएगा। इस तरह से जैसा हम प्रेम से सुख दुख की बात करते हैं, वैसे ही सुख दुख की बात आप किसान से कीजिए। उसके सुख में सहभागी हो, उसके दुख में सहभागी हो, तो बात बनेगी। हाँ चलो, एक मिनट। पानी को रोकने के लिए और उपज बढ़ाने के लिए इस तकनीक को विकसित किया है। इससे हम कंट्रोल लाइन निकालते हैं और वो कंट्रोल लाइन को समानांतर बैलों से ही सब काम करते हैं और वो आदमी काम करता है, यानी सारा पैसा स्थानीय लोगों को जाता है। इस तरह से ये तकनीक से हम पानी को रोकते हैं, मिट्टी को रोकते हैं और उपज बढ़ाते हैं। तो ये तकनीक अभी जैसा मैंने ये अभी लेवल मिला ली, वहाँ से यहाँ तक ये 0.250 का मैंने ग्रेड दे दिया। अब इसमें किसी चूने का इस्तेमाल नहीं होता है। वो ये खींचेगा लाइन, ये देखिए वो ये रस्सी खींचेगा और इसी को ही जो वेस्टेज पावड़ा है जो हमारे उपयोग का नहीं है, उसी से हम एक लाइन खींच लेंगे। और अब ये देखिए ये लाइन बना रहे हैं, इसको पैरेलल, ये लाइन पूरी आखिरी तक जाएगी और इसको पैरेलल फिर वो लाइनें बनाएगा। अभी वो इस पॉइंट पे आएगा, मैं आगे गिनूंगा। इस तरह से ये पूरी आखिरी तक एक लाइन बनेगी। और लोगों ने एक कंट्रोल लाइन ये निकाली है, ये लाइन जा रही है। अब ये लाइन सीधे आखिरी तक इस छोर से लेके तो उस छोर तक वो लाइन गई है। इसको पैरेलल अब वो उस पर कैरिया बनाएगा। ये कैरिया में ही ग्रिड लॉकिंग होती है और वो ग्रिड लॉकिंग से अपनी उपज भी बढ़ती है, बारिश का पानी भी जगह पर रुकता है। अब देखिए वो आदमी बैलों से ही उसने प्रारंभ कर दिया है, वो कैरी बनाते हुए आ रहा है। वो कैरी में ही ग्रिड लॉकिंग बनती है। ये कैरी में ही धनिया बोया जाता है, ये कैरी में भी गन्ना होता है, ये कैरी में केला होता है, ये कैरी में सारी प्रकार की हम उपज बढ़ा सकते हैं। जिनकी सूखी खेती है उनके लिए ये वरदान साबित होगी आने वाले कल में। अब इसके पीछे से भी लेना एक बार। अब केस पांढरे झाल्यावर कामच राहते का अजून? ये देखिए ये कैरियां बन रही है। ये कैरियों की पूरी डिजाइन जब बन जाती है तब यहाँ देखिए ये पूरी डिजाइन बन गई। 3% की ढाल थी यहाँ पे। इस ढाल को हमने इस तकनीक से 0 लेवल पे लेके आ गए। 0 लेवल पे लाए तो पानी समान मात्रा में चल रहा है। अब देखिए हमने जो वो कंट्रोल लाइन निकाली थी उस तरह से वो डिजाइन बनती है पूरी। इसकी ये डिजाइन बनने के बाद इसको हम लोग पार्ट कर देते हैं और वो पार्ट में फिर उसमें प्याज है, धनिया है, मेथी है, हम लोग गोभी की फसल लेते हैं और अन्य फसलें। तो कई प्रकार की फसलें हमारी 3 गुना उपज सिर्फ इस तकनीक से बढ़ जाती है। तो ये तकनीक को भी अगर हमने समझ लिया तो हम